चलिएगा, तो अब हमारा फोकस होगा थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, दैट पिलर इज नोन एज पुलिस। ठीक है, तो हम बात करेंगे पुलिस के ऊपर। देखिए, भारत में ब्रिटिश जो पुलिस थी, अगर उसकी बात की जाए तो भारत ने ब्रिटिश पुलिस का सृजन या फाउंडर अगर किसी को कहा जाता है तो वो नाम भी जो होगा वो होगा किसका? कॉर्नवालिस का। तो कॉर्नवालिस को ही भारत में ब्रिटिश पुलिस का जनक माना जाता है, या भारतीय पुलिस का जनक माना जाता है किसे? कॉर्नवालिस को। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि भारत में पुलिस का सृजन किसने किया है, तो आंसर यहाँ पर फिर से किसका आएगा? कॉर्नवालिस का। और आप सभी को पता है कि कॉर्नवालिस ने इंडिया में गवर्नर जनरल के रूप में 1880 में कब से कब तक का शासन किया है? तो 1786 से 1793 तक भारत में कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल के रूप में शासन करता है। ठीक है, और आप सभी को पता है कि कॉर्नवालिस ने ही 1793 में कौन सी लैंड रेवेन्यू पॉलिसी स्टार्ट की थी बंगाल में? तो वो होगी कौन सी? परमानेंट सेटलमेंट। 1793 में 3 लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज हमने डिस्कस की है। परमानेंट सेटलमेंट, महालवाड़ी बंदोबस्त, और दूसरा है रैयतवाड़ी बंदोबस्त। ठीक है, महालवाड़ी और रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी बंदोबस्त थॉमस मुनरो ने शुरू किया था, हालांकि कर्नल रीड पहले ही इसे स्टार्ट कर चुके थे, इसकी शुरुआत कर चुके थे, बट नाम जो आता है 1820 में मद्रास प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर थे, इनका नाम था थॉमस मुनरो। और उसी तरह अगर महालवाड़ी बंदोबस्त की बात की जाए तो महालवाड़ी बंदोबस्त 1833 में विलियम बेंटिक के द्वारा स्टार्ट किया गया था, और ये भी गवर्नर जनरल हुआ करते थे कहाँ पर? बंगाल के लिए। हालांकि 1833 तक अगर बात की जाए तो ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन चुके थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, कॉर्नवालिस ने 1786 से 1793 तक गवर्नर जनरल के रूप में रूल किया है, और कॉर्नवालिस को ही भारत में ब्रिटिश पुलिस का जनक या फाउंडर या सृजनकर्ता के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इसने क्या किया था? इसने जमींदार जो पहले पुलिस का कार्य करते थे उन्हें पुलिस के कार्य से मुक्त कर दिया था। ठीक है, पहले के टाइम पर क्या होता था? जमींदार जो लोग हुआ करते थे जिनका काम टैक्स या रेवेन्यू कलेक्ट करने का था, वही लोग पुलिस का काम भी करते थे। ठीक है, तो जमींदारों को पुलिस के कार्य से मुक्त कर दिया और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक नियमित पुलिस दल की स्थापना की। ठीक है, तो बेसिक जो टारगेट है पुलिस का वो क्या है? तो वो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूं कि ब्रिटिशर्स ये चाहते हैं, ब्रिटिशर्स का ये बेसिक कंसेप्ट है कि जो लॉ एंड ऑर्डर है, इट मींस जो कानून व्यवस्था है वो बनी रहे, और लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए ही, कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ही हम देखते हैं कि सिविल सर्विसेज होती है, दूसरा पुलिस होती है, और तीसरा आर्मी होती है। ठीक है, हालांकि और भी कुछ चीजें हैं जो हम अभी डिस्कस करेंगे। तो लॉ एंड ऑर्डर यानी कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जमींदारों को पुलिस के कार्य से मुक्त कर दिया था, और नियमित पुलिस दल की क्या की थी? स्थापना की थी। ठीक है, तो एक रेगुलर पुलिस फोर्स बनाई गई थी टू कंटिन्यूएंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर को कंटिन्यू या नियमित बनाए रखने के लिए, या फिर सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए एक नियमित या फिर एक रेगुलर पुलिस फोर्स को फाउंड किया था किसने? कॉर्नवालिस ने। और जमींदारों को इस कार्य से फ्री कर दिया गया था, जमींदारों को इस रूल से, इस वर्क से, इस ड्यूटी से फ्री किया था। ठीक है, इसके लिए उसने थानों की पुरानी व्यवस्था को आधुनिक बनाया था। ठीक है ना, थाने जो थे भारत में थे, ठीक है, थानों का अस्तित्व था, एग्जिस्टेंस था, लेकिन उसे मॉडर्न किया गया था, उनका मॉडर्नाइजेशन किया गया था। किसके समय पर? कॉर्नवालिस के समय पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, भारत में ब्रिटिश राज के, ब्रिटिश शासन के फाउंडर के रूप में हम 2-3 नाम जो हम बोलते हैं, जैसे रॉबर्ट क्लाइव हो गया, वॉरेन हेस्टिंग्स हो गया, और तीसरा नाम लॉर्ड कॉर्नवालिस हो गए। ठीक है ना, तो इनिशियल लेवल पर ब्रिटिश साम्राज्य में जो महत्वपूर्ण लोग थे, ब्रिटिश साम्राज्य के जो महत्वपूर्ण लोग थे वो ये लोग थे। इन्होंने काफी एक्टिवली और काफी सजग और काफी सही डिसीजन लिए हैं, काफी एक्टिव रूप में इन्होंने काम किया है, और इनकी चतुराई, इनकी इंटेलिजेंसी, इनकी इंटेलेक्चुअलिटी ही रही कि ब्रिटिशर्स इतने लंबे समय तक इंडिया में रूल कर पाए। तो इन्होंने आधार इतना अच्छा बनाया। जैसे कि इन्होंने क्या किया है, इन्होंने जो पुराने थाने थे उनका मॉडर्नाइजेशन किया, उनका आधुनिकरण किया। ठीक है, तो ये एक चीज आपको देखने को मिलती है कॉर्नवालिस के जमाने में। दिलचस्प बात यह है कि पुलिस व्यवस्था के मामले में भारत ब्रिटेन से भी आगे निकल गया था। उस समय पर ब्रिटेन में पुलिस सिस्टम नहीं चला करता था, ठीक है, और इंडिया में पुलिस सिस्टम शुरू हो चुका था। तो ये काफी आश्चर्यजनक बात है, ये काफी दिलचस्प बात है कि पुलिस व्यवस्था के मामले में भारत जो था वो ब्रिटेन से भी आगे निकल चुका था। ठीक है, भारत ब्रिटेन से भी आगे आ चुका था। उस समय तक ब्रिटेन में पुलिस व्यवस्था विकसित नहीं हुई थी। ठीक है, पुलिस सिस्टम इज नॉट डेवलप इन ब्रिटेन ड्यूरिंग दैट टाइम। तो उस समय तक ब्रिटेन में पुलिस व्यवस्था का नाम ही निशान नहीं था।
लेकिन इंडिया में ये व्यवस्था काफी डेवलप हो चुकी थी, अपने एकदम सही लेवल तक पहुंच चुकी थी। ठीक है, कॉर्नवालिस ने थानों की व्यवस्था स्थापित की थी, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो कॉर्नवालिस ही वो पहला व्यक्ति था जिसने थानों की व्यवस्था भारत में क्या की थी, शुरू की थी। ठीक है, तो जो थाना कल्चर है, जो थाना सिस्टम है, इट वॉज डेवलप्ड बाई कॉर्नवालिस। तो कॉर्नवालिस के द्वारा ही थाना कल्चर या थाना व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। ठीक है, या स्थापना की गई थी। हर एक थाने का जो मेन होता था या जो प्रधान होता था, तो थाने का जो प्रधान होता था उसे दरोगा कहा जाता था। ठीक है, दरोगा टर्म आप लोग काफी ज्यादा सुनते होंगे, आज के समय भी दरोगा शब्द काफी ज्यादा यूज किया जाता है। और जब भी हम पुलिस फोर्स की बात करते हैं तो पुलिस में हमें एक दरोगा जैसा एक कैरेक्टर हमें देखने को मिलता है। दरोगा एक पोस्ट होती है जो पुलिस में आज भी है। तो इस तरह से ना जो हर एक थाना होता था, थाने का जो प्रधान होगा उसे क्या कहा जाता था, थाने के प्रधान को दरोगा कहा जाता था, जो भारतीय होता था। ठीक है, तो दरोगा हमेशा कौन होगा, थाने का हेड होगा, और हमेशा कौन होगा, एक इंडियन होगा। ठीक है, तो हर एक थाने का एक हेड क्या होगा, दरोगा, और दरोगा हमेशा क्या होगा, इंडियन होगा, एक भारतीय होता था। ठीक है, बाद में पुलिस के जिला सुपरिटेंडेंट का पद बनाया गया था। बाद में क्या हुआ कि जो डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट है, जो जिला सुपरिटेंडेंट है, जिसे अधीक्षक के रूप में जाना जाता है, उसका पद बनाया गया, उसकी पोस्ट बनाई गई। तो जहां जहां पर थाने हैं उन थानों का हेड दरोगा होगा, लेकिन एक जिले में डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट जो होगा, जो जिला का अधीक्षक होगा, वो पोस्ट भी बनाई गई, जिस पर हमेशा ब्रिटिशर्स को या अंग्रेजों को ही रखा जाता था। ठीक है, तो पुलिस में भारतीयों के सभी ऊंचे ओहदों को पुलिस में भारतीयों के सभी ऊंचे ओहदों पर अपॉइंटमेंट पर रोक थी। ठीक है, तो भारतीय यहां पर भी बड़े ओहदों पर, बड़े पदों पर नहीं जा सकते थे, ये चीज भी ध्यान रखिएगा। तो पुलिस में भी भारतीयों को सभी ऊंचे ओहदों पर अलग रखा गया था, या उन्हें वहां तक अपॉइंट नहीं किया जाता था। गांव में पब्लिक की जिम्मेदारी, गांव में पुलिस की जिम्मेदारी चौकीदारों की हुआ करती थी, और चौकीदारों का भरण पोषण गांव के लोग ही किया करते थे। तो ये एक चीज ध्यान रखिएगा कि जैसे छोटे छोटे विलेजेस हैं, गांव हैं, तो वहां पर पुलिस की जिम्मेदारी चौकीदारों की थी, और चौकीदारों का जो भरण पोषण था, जो उनके लिए वेजेस थे, वो विलेजेस वाले ही लोग करते थे, गांव के लोग ही किया करते थे। ठीक है, पुलिस धीरे धीरे डकैती और प्रमुख अपराधों को कम करने में सफल भी हुई। ठीक है, तो धीरे धीरे पुलिस ने अपनी एक्टिविटी को सही तरह से परफॉर्म किया, और जो डकैती थी, जो अपराध थे, वो धीरे धीरे समाज में क्या होने लगे, कम होने लगे, या उनकी संख्या घटने लगी। ठीक है, तो इस तरह से पुलिस ने भारत में जो डकैती की जाती थी उस, और जो अन्य अपराध थे, उन्हें भी पूरी तरह से, या देखा जाए तो काफी हद तक क्या कर लिया था, नियंत्रण कर लिया था। और पुलिस को बनाने के पीछे का बेसिक टारगेट भी यही था। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर तो था ही, लेकिन जो डकैती इंडिया में हुआ करती थी, ठीक है ना, उस प्रॉब्लम को समाप्त करने के लिए, डकैत समस्या को, रॉबर्स को पूरी तरह से खत्म करने के लिए पुलिस को फाउंड किया गया था। पुलिस जो संस्था थी उसकी स्थापना की गई थी, किसके द्वारा, कॉर्नवालिस के समय पर, कॉर्नवालिस के द्वारा। ठीक है, पुलिस ने क्या किया, पुलिस ने विदेशी नियंत्रण के विरुद्ध बड़े पैमाने पर षड्यंत्रों को भी रोका। ठीक है, और जब नेशनल रिवोल्ट या नेशनल मूवमेंट शुरू हुआ, नेशनल मूवमेंट का उदय शुरू हुआ, तब पुलिस का इस्तेमाल उसे दबाने के लिए भी किया गया था। ठीक है, तो ये चीज आप लोग समझें कि पुलिस ने क्या किया है कि विदेशी एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है इंडिया में, विदेशी शासन चल रहा है, और विदेशी शासन के विरुद्ध बड़े पैमाने पर जो षड्यंत्र हुए थे, ठीक है ना, जो कंस्पायरेसीज हुई थी, उन कंस्पायरेसीज को कंट्रोल करने में काफी हद तक भूमिका निभाई थी। ठीक है, जैसे हम लाहौर कंस्पायरेसी देखते हैं, नासिक कंस्पायरेसी देखते हैं, तो ऐसे कई सारे ऐसे क्रांतिकारी मूवमेंट हुए हैं, क्रांतिकारी घटनाएं हुई हैं, क्रांतिकारी इवेंट्स हुए हैं, जिन्हें कंस्पायरेसी या षड्यंत्र कहा जाता है। उन्हें कंट्रोल करने में पुलिस ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और साथ ही जब नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल शुरू होता है, जब नेशनल मूवमेंट शुरू होता है फॉर द इंडिपेंडेंस, उस समय पर भी इस मूवमेंट को, इस रिवोल्ट को नियंत्रित करने के लिए, इस आंदोलन को नियंत्रण में रखने के लिए पुलिस का ही इस्तेमाल किया जाता था, उसे दबाने के लिए। ठीक है, जैसे हम बात करें तो दांडी मार्च जब निकाला जा रहा था, जब नमक सत्याग्रह चल रहा था, और बाकी के जो गांधी जी मूवमेंट करते थे, उन्हें भी दबाने के लिए ब्रिटिशर्स किसका यूज करते थे, तो उन्हें दबाने के लिए ब्रिटिश पुलिस का यूज करते थे, ना कि आर्मी का यूज करते थे। ठीक है, तो ऐसे अंदरूनी आंदोलन के लिए ब्रिटिश पुलिस का यूज किया जाता था। ठीक है, और अगर हम बात करें ना, पुलिस का जो रुख था, पुलिस का जो व्यवहार था इंडियंस के प्रति या लोकल पब्लिक के प्रति, तो वो उतना सहानुभूतिपूर्ण नहीं था। ठीक है ना, उतना सेटिस्फैक्टरी इनका जो बिहेवियर था वो नहीं था। ठीक है,
तो ये जो पुलिस थी ये इंडियंस या भारतीय जनता के ऊपर उसी प्रकार से व्यवहार करती थी जैसा व्यवहार डकैतों के ऊपर किया जाता था, ठीक है ना। तो ये एक चीज आप लोग समझ लें कि लोगों के साथ पुलिस का जो व्यवहार था वो सहानुभूतिपूर्ण नहीं था, इट मींस असहानुभूतिपूर्ण था, डिससेटिस्फैक्ट्री बिहेवियर इस पुलिस के द्वारा किया जाता था इंडियंस के ऊपर, काफी ज्यादा क्रूरतापूर्ण रूप से व्यवहार करती थी ये पुलिस, ठीक है। संसद की समिति की ने 1813 में 1813 में एक रिपोर्ट दी थी। उस रिपोर्ट में ये बताया गया था कि पुलिस ने शांति प्रिय निवासियों को उसी तरह लूटा है, मारा है जैसे डकैत करते थे, ठीक है। जबकि डकैतों को कंट्रोल करने के लिए, डकैतों को दबाने के लिए इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। जबकि 1813 में ये रिपोर्ट आती है, 1813 में संसद की एक कमेटी के द्वारा ये रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है कि पुलिस ने पब्लिक को उसी तरह से कंट्रोल में किया है या दबाया है जिस तरह से डकैत लूटा करते थे, मारा करते थे, वही एक्टिविटी कौन कर रहा है, पुलिस कर रही है, ठीक है। तो हालांकि पुलिस ने ब्रिटिशर्स के लिए काफी सही काम किया, ब्रिटिश लोगों के लिए उनके समय पर जो भी मूवमेंट हुए, जो भी रिवोल्ट हुए, जो भी कंस्पायरेसी हुई, उसे दबाने में काफी हद तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। साथ ही पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो पुलिस के बारे में हमने डिस्कस किया कि किस तरह से पुलिस को फाउंड किया गया था, कौन पुलिस के फाउंडर कहलाते हैं भारत में, और साथ ही किस तरह से पुलिस में देखा जाए तो इंडियंस जो थे, थानों में जो दरोगा हुआ करते थे वो एक थाने का इंचार्ज हुआ करता था और उस दरोगा के पद पर हमेशा इंडियंस को अपॉइंट किया जाता था। जबकि डिस्ट्रिक्ट में जिले में एक डिस्ट्रिक्ट या अधीक्षक हुआ करता था, ठीक है, जिस पर हमेशा ब्रिटिश ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता था। और हमेशा इंडियंस को ना नीचे के ओहदों पर ही रखा जाता था, बड़े ऑफिसर जो पुलिस में होते थे वो हमेशा ब्रिटिश ही हुआ करते थे, ठीक है। चलिए, तो पुलिस के बारे में हमने बात की, अब हम आगे चलते हैं और आगे के जो अगले टॉपिक्स हैं उनके ऊपर बात करते हैं। चलिएगा, तो हम बात करेंगे एक तीसरे या एक अगले टॉपिक की, जिसका नाम होगा जुडिशरी इन ब्रिटिश पीरियड। तो ब्रिटिश पीरियड में न्यायपालिका की क्या कंडीशन थी, न्यायपालिका किस तरह से डेवलप हो रही थी, उसके ऊपर अब हम फोकस करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी तक अगर हम बात करें सोशल, कल्चरल, एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्स्टिट्यूशन इन ब्रिटिश इंडिया, तो यहाँ पे हमारा टॉपिक जो चल रहा है ना वो एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्स्टिट्यूशन इन ब्रिटिश इंडिया चल रहा है। प्रशासन के हम मुद्दे पर बात कर रहे हैं। फिलहाल सोशल और कल्चरल जो पॉलिसीज हैं उसके ऊपर हमने अभी फोकस नहीं किया है, जो ब्रिटिश टाइम में थी, जो ब्रिटिश शासनकाल के टाइम पर थी। तो ब्रिटिश शासनकाल या ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में हमने 3 जो इम्पोर्टेंट पिलर्स थे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के, ब्रिटिश शासन के, उनमें 3 पिलर्स की हमने बात की या 3 इम्पोर्टेंट सेक्टर्स की बात की, जिसमें एक है सिविल सर्विसेज, दूसरी है आर्मी और तीसरी थी पुलिस, ठीक है। इन तीनों के ऊपर हमने डिस्कस किया। अब हम बात करेंगे एक अलग ही फैक्टर की, एक अलग ही सेक्टर की, दैट इज नोन एज द जुडिशरी, ठीक है। अब न्यायपालिका, लेकिन किस पीरियड में, ब्रिटिश पीरियड में। तो यहां से फोकस करना है, न्यायपालिका का क्या डेवलपमेंट हुआ उससे फोकस करना, ठीक है। अब देखिए, न्यायपालिका जब शब्द आपके दिमाग में आता है, जुडिशरी जब वर्ड आपके माइंड में आता है, तो आप लोग सोचते हैं सबसे पहला ही जो इमेज आपके दिमाग में बनती है वो बनती है सुप्रीम कोर्ट की, ठीक है ना। सबसे पहली ही इमेज आपके दिमाग में कौन सी बनती है, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। इसके बाद जो इमेज आपके दिमाग में बनती है वो बनती है हाई कोर्ट, ठीक है। जिसको थोड़ा बहुत जो इन चीज़ों से प्रैक्टिकली अगर नॉलेज हुआ है तो उसे और भी कुछ चीज़ों की जानकारी होगी, जैसे कि सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स यानी निचली अदालतें, ठीक है। तो 3 चीज़ें आप लोग जानते होंगे। एक सिंपल अगर व्यक्ति ने कभी कुछ भी नहीं पढ़ा होगा, सुना होगा, तो भी वो सुप्रीम कोर्ट का वर्ड उसने जरूर सुना होगा, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद कई लोगों को जानकारी होती है हाई कोर्ट की, और उसके बाद कई और लोग जानते होंगे सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स, इट मींस निचली अदालतों के बारे में, ठीक है। तो ये जो अदालतें हैं, ये जो कोर्ट्स हैं, इनका जो डेवलपमेंट हुआ है ये ब्रिटिश टाइम से हुआ है, ब्रिटिश पीरियड से हुआ है, ठीक है। और दंड देने के लिए या न्याय देने के लिए जो कानून है, ठीक है, कानूनों का जो कोडिफिकेशन किया गया, उनका जो संहिताबद्धता जो की गई, ठीक है ना, यानी कानूनों को एक साथ में जो कंपाइल किया है उसे हम बोलते हैं कोडिफिकेशन, ठीक है, संहिताबद्ध करना। तो ये सब जो हुआ था ये ब्रिटिश पीरियड में हुआ था, ब्रिटिश शासनकाल में हुआ था। अदालतों को जो बनाया जा रहा था वो भी ब्रिटिश पीरियड में एक सिस्टमेटिकली श्रेणीबद्धता के साथ इन्हें बनाया गया। जैसे आज के समय पर किस तरह से होते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, उसमें भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और उसके नीचे भी कुछ कोर्ट्स होते हैं, और फिर हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट। ये जो श्रेणीबद्धता है, ठीक है ना, ये जो सिस्टमेटिकली ऑर्डर में जो कोर्ट्स बने हैं ये ब्रिटिश पीरियड से बनने शुरू हुए थे। ब्रिटिश टाइम से
इनमें डेवलपमेंट होना शुरू हुआ था। ठीक है, अब किस तरह से हुआ, तो देखिए दो चीजें आप लोग समझें कि जो अदालतें होती हैं, जो कोर्ट्स होते हैं, ये दो तरह के होते हैं। एक होते हैं दीवानी और दूसरे होते हैं फौजदारी। ठीक है, तो फर्स्टली आप लोग ये समझें कि कोर्ट्स आर टू टाइप्स, वन इज दीवानी एंड द सेकंड वन इज फौजदारी। ठीक है, दीवानी कोर्ट और फौजदारी कोर्ट, दो प्रकार के न्यायालय हो सकते हैं, एक दीवानी न्यायालय और दूसरा कौन सा, फौजदारी न्यायालय। फिलहाल के लिए सबसे ज्यादा बेसिक जो है वो ये है, बाकी और भी कोर्ट्स होते हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट जो कोर्ट होंगे वो कौन से होंगे, एक दीवानी दूसरे फौजदारी। ठीक है, दीवानी कोर्ट का मतलब होता है सिविल कोर्ट्स, यानी नागरिक न्यायालय। ठीक है, सिविल कोर्ट्स इट मींस नागरिक मामले, नागरिक न्यायालय। और यहाँ पर उन केसेस को सुना जाता है जो नागरिक के से संबंधित हैं। ठीक है, नागरिक के प्रशासन से संबंधित है, फाइनेंस से संबंधित जो मामले हैं। ठीक है, तो ये है कहलाते हैं सिविल कोर्ट्स। ठीक है, नागरिक न्यायालय। और जो दूसरे होते हैं फौजदारी कोर्ट या फौजदारी न्यायालय, यहाँ पर उन केसेस को सुना जाता है दैट वाज रिलेटेड टू क्रिमिनल। ठीक है, तो क्रिमिनल केसेस से रिलेटेड जो कोर्ट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं फौजदारी न्यायालय। ठीक है, फौजदारी कोर्ट। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर बात की जाए तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोर्ट्स, वन इज दीवानी एंड सेकंड वन इज फौजदारी। दीवानी कोर्ट्स आर रिलेटेड टू सिविल केसेस और दे कैन बी नोन एज सिविल कोर्ट्स। ठीक है, एंड द फौजदारी कोर्ट्स आर वर्कड फॉर द क्रिमिनल केसेस। तो ये काम करते हैं किन केस के लिए, किन मुकदमों के लिए, तो क्रिमिनल से रिलेटेड। ठीक है, क्राइम से रिलेटेड। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि दीवानी और फौजदारी कोर्ट्स की जो श्रेणीबद्धता संगठन जो हुआ है भारत में, श्रेणीबद्धता संगठन के जरिए जो न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की जो नींव रखी गई थी, ये अंग्रेजों के समय पर रखी गई थी। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को समझना है कि दीवानी और फौजदारी कोर्ट्स के श्रेणीबद्धता संगठन, श्रेणीबद्धता का मतलब है कि एक के ऊपर एक के ऊपर एक जो संगठन बना है, आज के टाइम पर भी है। ठीक है, तो श्रेणीबद्धता संगठन के जरिए न्याय प्रदान करने की जो व्यवस्था थी, ये ब्रिटिश पीरियड में या अंग्रेजों के समय पर शुरू की गई थी। किसके माध्यम से, दीवानी और फौजदारी न्यायालयों के माध्यम से न्याय प्रदान करने की जो प्रक्रिया है वो श्रेणीबद्धता को जो सिस्टमेटिकली जो कोर्ट्स बनाए गए उनके द्वारा प्रदान की गई थी। किसके समय से, ब्रिटिश पीरियड के समय से। ठीक है, इस व्यवस्था को किसने शुरू किया था, ये जो सिस्टम था इसे किसने डेवलप किया था, किसने स्टार्ट किया था, तो आंसर आपको मिलेगा वॉरेन हेस्टिंग्स। और आप सभी को पता है कि वॉरेन हेस्टिंग्स 1772 में बंगाल का गवर्नर जनरल या गवर्नर बनकर आया था, बाद में रेगुलेटिंग एक्ट के जरिए वो गवर्नर जनरल बन गया। तो वॉरेन हेस्टिंग्स के समय से ये जो सिस्टम है ये बनना शुरू हुआ था, बनना प्रारंभ हुआ था। ठीक है, लेकिन इसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग या काफी ज्यादा सिस्टमेटिकली बनाने का काम किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक है, और आप सभी को पता है कि कॉर्नवालिस का जो समय है, कॉर्नवालिस का जो टाइम है वो कब से कब तक का होता है, तो कॉर्नवालिस का जो टाइम है वो 1786 से लेकर 1786 से लेकर कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर जनरल रहा है 1793 तक। ठीक है, तो कॉर्नवालिस ने इसे और ज्यादा मजबूत बनाया, इसे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया, इसे और ज्यादा सिस्टमेटिकली रन कराया। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को समझ में आई है कि भारत में, इंडिया में दीवानी और फौजदारी कोर्ट्स के श्रेणीबद्ध संगठन के द्वारा न्याय प्रदान करने की प्रक्रिया किसके समय से शुरू होती है, अंग्रेजों के समय से। और इसे किसने शुरू किया, तो इसे वॉरेन हेस्टिंग्स ने शुरू किया। आप सभी को पता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन ये था कि अ सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टेब्लिश इन कैलकाटा। तो कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया था, कलकत्ता के फोर्ट विलियम में। तो आप लोग समझ गए कि सुप्रीम कोर्ट बना था उस समय पर, इट मींस कि उसके नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स भी रहे होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट की स्टेब्लिशमेंट हुई थी कलकत्ता में इन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अकॉर्डिंगली। हालांकि बनने में 1 ईयर लगा था, तो 1774 में सुप्रीम कोर्ट स्टेब्लिश किया गया था कलकत्ता में। बट इसे ज्यादा अच्छे से काम, इसे सिस्टमेटिकली काम किसने कराया है, तो आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। यानी इंडिया में कॉर्नवालिस का जो रूल है, कॉर्नवालिस का जो समय है काफी ज्यादा
फ्रूटफुल रहा है या काफी ज्यादा उसने कई सारे सेक्टर्स में डेवलपमेंट करा है। जैसे कि अभी हमने बात की तो सिविल सर्विसेज का जनक भी हम किसे बोलते हैं, भारत में सिविल सर्विसेज का फादर भी किसे कहा जाता है, तो कॉर्नवालिस को ही कहा जाता है। ठीक है। दूसरी चीज अगर हम बात करें तो पुलिस का भी सृजन भारत में किसने किया था, तो भी आंसर क्या मिलता है, कॉर्नवालिस ही मिलता है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जैसे परमानेंट सेटलमेंट हमने डिस्कस किया था लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज में, तो भी वहां पर उस सिस्टम को भी किसने शुरू किया था, तो भी आंसर मिलता है लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है। चलिए, तो कॉर्नवालिस का शासनकाल काफी ज्यादा सेक्टर्स में उसमें चीजें उसके द्वारा शुरू की गई थी। देखिए इसने क्या किया, अगर हम चीजों को समझते हैं यहाँ पे सिस्टमेटिकली तरह से कि किस तरह से अदालतें बनी, किस तरह से कोर्ट्स बने, तो सबसे पहले हम यहाँ पे फोकस करेंगे दीवानी कोर्ट्स के बारे में, दीवानी न्यायालयों के बारे में। ठीक है। सिविल कोर्ट्स, दीवानी का मतलब है सिविल कोर्ट्स। तो आज के समय भी सारी चीजें बनी हुई हैं, ठीक है ना, आज के समय और ज्यादा सिस्टमेटिकली है, लेकिन स्टार्ट जब हुए हैं तो किस तरह से हुए हैं। ठीक है। हर जिले में एक दीवानी अदालत की स्थापना की गई थी। उस समय पर ब्रिटिश पीरियड में, अंग्रेजों के जमाने में हर एक जिले में एक दीवानी अदालत की स्थापना की गई थी। हर एक जिले में एक दीवानी अदालत की स्थापना की गई थी। ठीक है। जिसका प्रमुख कौन होता था, जिसका प्रमुख होता था जिला जज। ठीक है। जिसका जो प्रमुख होगा वो कौन होगा, वो होगा डिस्ट्रिक्ट जज होगा। ठीक है। तो जैसे कि अगर हम बात करें, एक डिस्ट्रिक्ट है तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक जिले में अगर देखा जाए तो एक दीवानी अदालत बनाई गई थी। ठीक है। तो एक दीवानी अदालत बनाई गई थी, एक दीवानी कोड बनाया गया था। ठीक है। हर एक जिले में एक दीवानी कोड बनाया गया था और उस कोड का जो जज होता था वो जिला जज कहलाता था, डिस्ट्रिक्ट जज कहलाता था। तो इस कोड का जो जज होगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा डिस्ट्रिक्ट जज। ठीक है। इतनी चीज आप लोगों को समझ में आई होगी। और ये जो डिस्ट्रिक्ट जज होगा ये नागरिक सेवा का यानी सिविल सर्विसेज का मेंबर होगा। ठीक है। जैसे सिविल सर्विसेज जो होती हैं जिसमें कलेक्टर्स वगैरह बनते हैं, तो ये जो जज होगा ये भी कौन सा व्यक्ति होगा, सिविल डिस्ट्रिक्ट जो जज होगा ये भी कौन होगा, ये सिविल सर्विसेज का ही मेंबर होगा। यानी कलेक्टर वाली जो पोस्ट होती है या कलेक्टर की रैंक का है क्या, उसी तरह का जो ऑफिसर है, ठीक है, जिसने आज के समय पर हम बोले तो यूपीएससी की एग्जाम जिसने क्लियर की हो, वो व्यक्ति ही क्या होगा कि डिस्ट्रिक्ट जज बनेगा। ठीक है। तो सिविल सर्विस का सदस्य था। अब हम बात करते हैं आगे। इसी तरह कॉर्नवालिस ने दीवानी जज और कलेक्टर को अलग अलग कर दिया था। पहले क्या था, कलेक्टर ही ये काम करता था, दीवानी जो कोर्ट है उसके सारे काम कौन संभालता था, कलेक्टर संभालता था। लेकिन कॉर्नवालिस ने क्या किया, कॉर्नवालिस ने दीवानी कोर्ट के लिए डिस्ट्रिक्ट जज बनाया। और हालांकि डिस्ट्रिक्ट जज भी सिविल सर्विसेज का ही सदस्य था, सिविल नागरिक सेवा का ही सदस्य था, बट ये कलेक्टर नहीं था। पहले कलेक्टर ही काम करता था। तो कलेक्टर और सिविल जज को या दीवानी जज को यहाँ पे अलग करने का काम किसने किया, कॉर्नवालिस ने किया। कलेक्टर को अब आप सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन का काम संभालना है, न्याय से रिलेटेड सारे काम जो है उसके लिए एक डिस्ट्रिक्ट जज बनाया गया और डिस्ट्रिक्ट जज उसी रैंक का ऑफिसर को बनाया गया। ठीक है। जिला अदालत के फैसलों के खिलाफ अपील पहले दीवानी अपील की 4 प्रांतीय अदालतों में हो सकती थी। ठीक है ना। तो ये जो आपने देखा है जिला अदालत, ये डिस्ट्रिक्ट जो कोर्ट आपने देखा है दीवानी मामलों का, इसके ऊपर अगर आपको अपील करना है तो प्रांत में आपको यानी उस प्रोविंस में, उस प्रांत में आपको दीवानी अपील की 4 प्रांतीय अदालतें थी। ठीक है ना। तो ये चीज आप लोग समझें कि जिला अदालत के फैसलों के खिलाफ अगर जाना है, जैसे हाई कोर्ट के ऊपर जाना है तो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के ऊपर जाना है तो हाई कोर्ट में जाते हैं, हाई कोर्ट के ऊपर जाना है तो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। उसी प्रकार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी डिस्ट्रिक्ट में जो जिले में जो दीवानी न्यायालय था, इसके खिलाफ अगर अपील करना है तो दीवानी अपील की 4 प्रांतीय अदालतों में हो सकती थी। यानी इसके ऊपर आप क्या कर सकते हैं कि जो 4 प्रांतीय अदालतें थी, जो प्रांतीय कोर्ट्स थे, यानी प्रोविंस जो कोर्ट, प्रोविजनल जो कोर्ट्स थे, अदालतें थी, वहां आप करने जा सकते थे। ठीक है। 4 प्रांतीय अदालतें, 4 प्रोविंशियल कोर्ट्स। तो 4 प्रांतीय अदालतों में आप इसके खिलाफ क्या कर सकते थे, अपील कर सकते थे। ठीक है। अब देखिए, अपील की आखिरी सुनवाई सदर दीवानी अदालत में की जा सकती थी। ठीक है ना। तो अब 4 प्रांतीय अदालतों के भी ऊपर अगर देखा जाए तो इसके भी ऊपर जो होगा
वो कौन होगा, तो इसके ऊपर होगा सदर दीवानी अदालत। ठीक है, क्या होगा, सदर दीवानी अदालत। तो इसके ऊपर भी एक जो कोर्ट होगा वो होगा सदर दीवानी अदालत, इट मींस कोर्ट। ठीक है, तो इस तरह से आप देखते हैं कि कॉर्नवालिस ने क्या किया कि डिस्ट्रिक्ट में, जिले में, हर एक जिले में एक दीवानी कोर्ट बनवाया, एक दीवानी अदालत बनवाया। उस दीवानी अदालत का जो जज है वो कहलाता है डिस्ट्रिक्ट जज। अब कलेक्टर ये काम नहीं करेगा, कलेक्टर को अलग कर दिया गया और डिस्ट्रिक्ट जज बनाया गया। इस कोर्ट के खिलाफ सुनवाई अगर आपको करना है तो प्रांत में 4 प्रांतीय अदालतें बनाई गई थी, क्योंकि उस समय पर कलकत्ता प्रेसिडेंसी के 4 डिवीजन्स थे। ठीक है, कलकत्ता प्रेसिडेंसी के 4 डिवीजन या 4 भाग उसमें किए गए थे और 4 प्रांतीय अदालतें बनाई गई थी। तो इसके खिलाफ आप कहां कर सकते हैं अपील, 4 प्रांतीय अदालतों में कर सकते हैं। और इनके ऊपर भी अगर आपको जाना है तो वो है सदर दीवानी कोर्ट। कहां जा सकते हैं, सदर दीवानी अदालत में आप इसके भी खिलाफ क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। ये हो गया ऊपर का स्ट्रक्चर। अब नीचे के स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो जिला अदालत के नीचे रजिस्ट्रार की अदालतें होती थी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे जो कोर्ट होंगे वो किसके कोर्ट होंगे, तो वो होंगे रजिस्ट्रार की अदालतें। रजिस्ट्रार कोर्ट। ठीक है, तो इसके नीचे जो कोर्ट होता था वो रजिस्ट्रार की अदालतें होती थी, जिनके जो जज होते थे वो यूरोपवासी होते थे। ठीक है, इनके जो प्रधान होते थे, इनके जो हेड होते थे वो कौन होते थे, यूरोपियंस होते थे। इनके हेड कौन होंगे, यूरोपियन होंगे। तो ये हो गया है एक नीचे का कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे रजिस्ट्रार के न्यायालय थे, जिनके हेड कौन थे, यूरोपियंस थे, जिनके प्रधान कौन थे, यूरोपवासी थे। ठीक है ना, उनसे भी अगर हम बात करें, इनके नीचे, इनके अंडर में अनेक छोटी अदालतें आती थी, यानी इनके नीचे भी कई सारी और छोटे कोर्ट्स होते थे, छोटी अदालतें होती थी। और इन छोटे अदालतों की अगर बात करें, यानी कि यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि यहाँ पे अगेन आपको छोटी अदालतें यानी स्मॉल कोर्ट्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इनके नीचे भी छोटी अदालतें हुआ करती थी और जिनके प्रधान कौन होते थे, भारतीय जज होते थे। तो यहाँ पे अब इंडियन जजेस आ गए हैं, यहाँ पे भारतीय जज आ गए हैं। तो इंडियन जजेस को भी या इंडियन लोगों को भी यहाँ पे न्याय की प्रक्रिया में शामिल किया गया था, न्याय की प्रोसीजर में शामिल किया गया था। इन्हें कहा जाता था मुंसिफ या अमीन। ठीक है, तो निचली अदालत में जो जज होते थे, इंडियन जजेस, उन्हें क्या कहा जाता था, उन्हें मुंसिफ या अमीन कहा जाता था। ठीक है, तो अब आप लोग देख रहे हैं कि उस समय पर दीवानी जो मामले थे, ठीक है ना, दीवानी मतलब सिविल कोर्ट्स जो थे, नागरिक जो न्यायालय थे, उनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से था कि सबसे ऊपर का जो कोर्ट था वो था सदर दीवानी कोर्ट। ठीक है, कौन सा कोर्ट, सदर दीवानी कोर्ट, जिसे हम सुप्रीम कोर्ट के रूप में समझ सकते हैं। ठीक है, इसके नीचे कौन था, इसके नीचे था प्रांतीय 4 प्रांतीय अदालतें होती थी। क्या थी, 4 प्रांतीय अदालतें होती थी। ठीक है, और फिर उसके नीचे आते थे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। क्या आते थे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे आते थे रजिस्ट्रार के कोर्ट, रजिस्ट्रार के न्यायालय, जिनके लीडर, जिनके जज होते थे यूरोपियंस। और उसके नीचे कई सारी छोटी अदालतें होती थी, जिनके हेड इंडियन जजेस होते थे, भारतीय जज होते थे, जिन्हें मुंसिफ या अमीन कहा जाता था। ठीक है, इसी तरह ना आज के समय का भी स्ट्रक्चर हम देखते हैं, तो इसे हम बोल सकते हैं सदर दीवानी कोर्ट को हम सुप्रीम कोर्ट बोल सकते हैं, 4 प्रांतीय अदालतों को हम हाई कोर्ट बोल सकते हैं, और फिर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से शुरू हो जाता है वो कहलाते हैं आपके सब ऑर्डिनेट कोर्ट। ठीक है, जिला अदालत के से ही क्या जाते हैं, हाई कोर्ट से नीचे सारे कोर्ट्स को हम निचली अदालत या सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स ही हम के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने स्ट्रक्चर बताया आप लोगों को, ये मैंने आप लोगों को कौन से मामलों से या कौन से मुकदमों से संबंधित बताया है, तो यहाँ पे हमने बात की दीवानी मामलों से संबंधित क्या स्ट्रक्चर था। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, सदर दीवानी कोर्ट, उसके नीचे 4 प्रांतीय अदालतें, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके नीचे रजिस्ट्रार कोर्ट, और उसके नीचे आती है छोटे कोर्ट्स यानी छोटी अदालतें, इट मींस की स्मॉल कोर्ट्स। ठीक है, और यहाँ पे इंडियंस की बात की जाए तो छोटी अदालतों में इंडियन जजेस होते थे, जिन्हें मुंसिफ या अमीन कहा जाता था। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं फौजदारी मुकदमों की या फौजदारी अदालतों की, उनके बारे में।